नमस्ते। आज हम कानून की दुनिया से चार हालिया और दिलचस्प घटनाओं को जरा और करीब से समझेंगे। बिल्कुल। और ये ऐसे मामले हैं जो मुझे लगता है वकीलों और खासकर कानून के छात्रों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी अदालतें और कानून प्रणाली आज की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का दबाव हो, मौलिक अधिकारों की सीमाएं हो या फिर कुछ और। तो चलिए शुरुआत ओडिशा हाईकोर्ट से करते हैं, जहां एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाया गया। क्या जीने के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? ये मामला एक कोयला खनन परियोजना से जुड़ा था, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को अधिग्रहित जमीन से हटाया जा रहा था और उन्होंने अनुच्छेद 21 का ही हवाला दिया था अपनी आजीविका के अधिकार का। हाँ, लेकिन जस्टिस डॉक्टर संजीव के पाणिग्रही ने एक बहुत ही साफ रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 का दायरा इतना भी बड़ा नहीं है कि वो किसी को सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने का लाइसेंस दे दे, खासकर जब उस जमीन की जरूरत एक बड़े सार्वजनिक हित के लिए हो। बिल्कुल। और इसमें वो एक और दिलचस्प पहलू था, है ना? हाँ, अनक्लीन हैंड्स का सिद्धांत। हाँ, और यही इस केस का सबसे महत्वपूर्ण सबक है मेरे हिसाब से। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपाया था। अच्छा, कि उनके बेटे ने भी उसी जमीन के लिए पहले एक याचिका दायर की थी जो खारिज हो चुकी थी। तो ये तो सीधे सीधे अदालत को गुमराह करने की कोशिश हुई। सही। कानून में अनक्लीन हैंड्स का सिद्धांत यही तो कहता है कि जो व्यक्ति अदालत से न्याय की उम्मीद करता है, उसे खुद भी पूरी सच्चाई और साफ नीयत के साथ आना चाहिए। यानी ये फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि मौलिक अधिकार जिम्मेदारियों के साथ आते हैं और अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करना सर्वोपरि है। ठीक है। अब अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच का यही तनाव एक बिल्कुल अलग रूप में बेंगलुरु में भी देखने को मिला। हाँ, वो लैम्बोर्गिनी वाला मामला। हाँ, एक लैम्बोर्गिनी और एक वायरल वीडियो। ये मामला तो सोशल मीडिया के दौर का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ। एक लैम्बोर्गिनी कार के इंजन की तेज आवाज का वीडियो वायरल हुआ और बस ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग का केस ठोक दिया गया। और मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया। जी। ये तो कमाल की बात है। जस्टिस एम नागाप्रसन्नन ने जो टिप्पणी की वो तो सुर्खियां बन गई। हाँ, उन्होंने कहा बेंगलुरु में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आप तेजी से जाएंगे कहाँ? कितना व्यावहारिक दृष्टिकोण है। बिल्कुल। कोर्ट ने सोशल मीडिया के शोर से आगे जाकर कानूनी तथ्यों को पकड़ा। उन्होंने पाया कि असली मुद्दा तेज रफ्तार था ही नहीं, क्योंकि ट्रैफिक में ये संभव ही नहीं था। सही कहा। असली उल्लंघन था गाड़ी में लगा मॉडिफाइड साइलेंसर, जिससे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था और उसका जुर्माना पहले ही भरा जा चुका था। तो कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाँ। तो वकीलों के लिए इसका सबक ये है कि वायरल हो रही चीजें कानूनी सबूत नहीं होती, अदालत भावनाओं से नहीं तथ्यों से चलती हैं। बिल्कुल। और कोर्ट का आरोपी को सामुदायिक सेवा करने का सुझाव देना, वो भी एक आधुनिक सोच को दिखाता है। सजा से ज्यादा सुधार पर जोर। सही। अब एक अदालत द्वारा कानून की व्याख्या से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक राज्य द्वारा बनाए जा रहे एक विवादास्पद कानून की। राजस्थान में गुजरात के डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जैसा कानून। इसका घोषित उद्देश्य तो डिस्ट्रेस सेल को रोकना है, मतलब किसी को डर के मारे अपनी संपत्ति औने पौने दाम पर बेचने से बचाना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल चिंताएं इसकी बनावट और इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर है। कैसे? देखिए, इस कानून के तहत सरकार किसी भी इलाके को डिस्टर्ब्ड घोषित कर सकती है और फिर वहां संपत्ति बेचने के लिए कलेक्टर की मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आलोचकों का तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 15 और 19 का उल्लंघन कर सकता है। हाँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी खास समुदाय को किसी इलाके में संपत्ति खरीदने से रोकने के लिए किया जा सकता है, ऐसी आशंका है। और राजस्थान के प्रस्ताव में इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग या अनुचित समूहीकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की भी बात है। ये शब्द तो बहुत अस्पष्ट लगते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात हाईकोर्ट ने बार बार सरकार को याद दिलाया है कि कलेक्टर की शक्ति सिर्फ ये देखने तक सीमित है कि बिक्री सही बाजार मूल्य पर हो रही है या नहीं। मतलब वो कानून व्यवस्था या जनसांख्यिकी बदलने के आधार पर सौदे को नहीं रोक सकते? बिल्कुल नहीं। असल में गुजरात सरकार ने जब ऐसे ही अस्पष्ट शब्दों के साथ कानून में संशोधन करने की कोशिश की थी, तो हाईकोर्ट ने उन पर रोक लगा दी थी। तो जहां एक तरफ एक राज्य ऐसा कानून लाने की सोच रहा है जो नागरिकों के बीच एक तरह की दीवार खड़ी कर सकता है, वहीं तेलंगाना पुलिस वो ठीक इसके उलट काम कर रही है। ये देश में अपनी तरह की पहली और एक बहुत ही प्रगतिशील पहल है। तेलंगाना पुलिस ने तय किया है कि कुछ संवेदनशील मामलों में वे एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता के घर जाएंगे। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। स्टेशन सेंट्रिक से सिटीजन सेंट्रिक बनने की तरफ। CID प्रमुख चारू सिन्हा के अनुसार इसका मकसद उन पीड़ितों की मदद करना है जो सदमे, डर या किसी और वजह से पुलिस स्टेशन तक नहीं आ पाते। तो ये थे कानून की दुनिया के चार अहम घटनाक्रम। एक तरफ मौलिक अधिकारों की सीमाएं तय हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अदालतें सोशल मीडिया के दबाव से ऊपर उठकर फैसला दे रही हैं। एक तरफ विवादास्पद कानूनों पर बहस है, तो दूसरी तरफ न्याय को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश।